भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत करने के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन में 24 घंटे में 905 केस हैं। निश्चित तौर से स्थिति विषम है, कठिन है, मुश्किल है। आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर आपका सवाल यह है कि लॉकडाउन है उसके बावजूद इतना नंबर है, तो मेरा जवाब यह है कि और सख्ती के साथ लॉकडाउन होना चाहिए। आप कहेंगे कि प्रतीक जी, भैया जी, उनका क्या होगा जिनके लिए रोटी बहुत मुश्किल है। सवाल आपका जायज है, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, सही डायरेक्शन में है। ये सोचना हमें, आपको और सरकार को है कि कैसे वहां तक अनाज पहुंचे, रोटी पहुंचे, कैसे उन तक राहत पहुंचे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि 24 घंटे में 905 केस हैं और 51 मौतें हैं, तब जब लॉकडाउन है। तो क्या एक सवाल और नहीं बनता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोरस है। पोरस का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुला है, और खुलने की वजह से भी ये केसेस हैं, या ये वो हॉटस्पॉट हैं जो अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं। आज भैया जी कहीं में हम देश विदेश तमाम जगह से लोगों से बात करेंगे, जुड़ेंगे। बहुत विषम स्थितियों में भी मैं आपसे सिर्फ इतना बात कह सकता हूं कि वो लोग हैं, उन शहरों से जुड़ेंगे हमारे साथ जहां पे स्थितियां निश्चित तौर से बहुत दुखदाई हैं। जी हां, आज मैं अमेरिका चलूंगा, अमेरिका के कुछ लोग हैं हमारे साथ, इटली में से कुछ लोग जुड़ेंगे, रशिया से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम वो लोग हैं न्यू जर्सी से हमारे साथ। अभी वो मुझे लग रहा है कि मनोज होंगे मेरे साथ, आएंगे, इनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं जरूर वहां तक चलेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। मैंने शो हमेशा खुले और बिल्कुल एकदम फुटपाथ पर किया है, जहां कोई भी आता है, कभी भी आता है और अपनी बात कहकर चला जाता है, या रुकता है, या अपनी बात को, अपने दर्द को साझा करता है। आज हम एक नंबर आपको जरूर दे रहे हैं नीचे। कोशिश करेंगे कि इस नंबर से आप हमारे तक कनेक्ट हो और आप हमसे बात कर सकें। जो पहले कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं, मैं नंबर पीछे दे रहा हूं, नीचे दे रहा हूं, बराबर पट्टी में चलता रहेगा। आप हमसे लगातार 1 सवा घंटे तक हमसे बातचीत कर सकते हैं। अंकित तिवारी हमसे जुड़ रहे हैं, जो कि इटली में, उत्तरी इटली के जगह से जुड़ रहे हैं। और इटली में जो मौत का आंकड़ा है, दर्द का आंकड़ा, मैं उसे कह रहा हूं लगभग 20,000 के आसपास है। मनोज जी, आप कैसे हैं, और क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अंकित जी। हाँ प्रतीक जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अभी इस वक्त कहां पे मौजूद हैं? सर इस वक्त मैं हूँ नॉर्थ इटली में। ये मिलान से हमारी लोकेशन इस वक्त 102 किलोमीटर दूर हूँ मैं, 102 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ अब तक सबसे ज़्यादा मौत हुई है नॉर्थ इटली में। जी साहब। ये बेसिकली एक टूरिस्ट प्लेस है, स्की रिसोर्ट, अलानिया अंकित, मैं बोलते हैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां के हालात, और वहां पे डॉक्टर्स का जो इस बीमारी को लेकर या इस महामारी को लेकर जो रुख है वो क्या है, क्या कह रहे हैं वो लोग, और इस समय स्थिति क्या कहेंगे अगर इटली से हम बात करें? जी अंकित जी। हाँ, अगर हकीकत में बात करी जाए तो डॉक्टरों का रुख अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के ऊपर है कि हम अभी कितने लोगों को बचा सकते हैं और किस तरह इस संक्रमण को रोका जाए। जी। और क्योंकि अब तक लगभग 102 डॉक्टर से ज्यादा की मौतों, 102 और आपके यहाँ 102 के करीब लॉकडाउन की जो पोजीशन है, या सड़कों पे लोगों की आवाजाही है, या किस तरह का कंट्रोल है, इस पर कुछ शेयर करेंगे, क्या करना चाहते हैं? आवाजाही तो अब लोगों, मतलब सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन काफी है, काफी सख्त नियम लेके आए हर हफ्ते, मतलब हर वीकली, हर प्रतिदिन काफी सख्त नियम लेके आए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जी। बट लोग भी अब डर चुके हैं अंदर से, इसलिए वो खुद भी अब चाह के ही बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। और अस्पतालों की तो स्थिति, अस्पतालों की स्थिति क्या है? अस्पतालों में आप कह सकते हैं अभी भी 1.5 लाख के करीब, लगभग 1,30,000 लोग अभी भी इन्फेक्टेड है, और लगभग 8,000 से ज्यादा लोग अभी भी आईसीयू में एडमिट है। स्थिति थोड़ी पहले के मुकाबले, अगर 3 हफ्ते के मुकाबले, अब मौतों की दर में काफी कमी आई है। जैसे पहले 700 से लगभग 800 लोग डेली प्रतिदिन मौत के मुंह में जाए जा रहे थे, बट अब लगभग 2 दिन से ही आंकड़ा 400 के करीब पहुंच गया है। कल यहाँ 431 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक के 3 हफ्तों में सबसे कम आंकड़ा था।
बिल्कुल, मैं आपके 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 कंसर्न, हमारे हमारी हमारी भी चिंताएं हैं। और हम दरअसल आपका जब अनुभव बांटते हैं, जब आप अपना अनुभव बांटते हैं तो साझा करते हैं, तो हम भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और मैं उसी लॉकडाउन के बारे में भी बात कर रहा था कि सख्ती, और अगर सख्ती है, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन है जैसा आप जानते हैं, लेकिन उस लॉकडाउन में भी आज का जो आंकड़ा है वो 905 का है केसेस का। तो लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कुछ थोड़ा पोरस है, या थोड़ी बहुत छूट है, यार वो छूट भी खत्म कर दी जाए और ये सख्ती के साथ आया जाए, और सख्ती के साथ। लेकिन फिर सवाल ये है कि आप जानते हैं, इस देश को जानते हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, और रोजी रोजगार की भी बात है, तमाम रोटी की भी बात है, तमाम सारी की बात होती है। आपने हमसे अपनी बात साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तमाम रुक करेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप भी हमसे अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, कहना चाहते हैं तो कहिए। कहना चाहूंगा कि अभी समय आ गया है कि सरकार की तरफ से और सख्त से सख्त नियम उठाए जाएं और कड़े प्रावधान लाए जाएं, जिससे जो है लोगों को जो छूट दी जा रही है 2 घंटे 3 घंटे बाहर निकलने की, ये बिल्कुल बंद करी जाए। क्योंकि अभी हमने इस स्टेज को संभाल लिया तो अभी हम पे काफी टाइम है। अगर ये हाथ से निकल गया समय तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि जितना हो सके लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए की चाहिए, और राशन पानी की व्यवस्था उनके द्वारा, सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आजकल देख होंगे लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपने आपसे अपनी बात शेयर करी। मैं सीधे न्यू जर्सी, मनोज हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मनोज, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीईओ हैं आईटी सर्विस से, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। मनोज, हम जानना चाहते हैं कि इस समय न्यू जर्सी में, अमेरिका में जो आंकड़ा है वो बहुत डरावना है, बहुत डराने वाला है। 22,000 से ज्यादा मौतें हैं, और न्यू जर्सी में जहां आप हैं वहां पे क्या स्थिति है और क्या अनुभव है जो साझा करना चाहते हैं आप हमारे साथ, सो दैट कि यहाँ पे वो उन चीज़ों को जब लॉकडाउन, क्योंकि कल आखिरी दिन है, तो उसको आगे शेयर करना चाहें जिससे कि हम लोग उसका फायदा उठा सकें। मनोज जी। जरूर। मेरा कहना ये है और मेरा मानना भी ये है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है। इसका दो फायदा है। एक तो ये है कि लॉकडाउन से जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो कम होगी, और दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन से जो मतलब जिन लोगों को अभी कोरोना वायरस से अफेक्ट हुई है, उनको ज़्यादा तुम पिन पॉइंट कर सकते हो, और वो पिन पॉइंट के बाद तुम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो न्यू जर्सी में गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि उन्होंने वॉलंटरली लॉकडाउन किया है, मीनिंग स्टे होम करके उसका ऑर्डिनेंस पास किया है। उसकी वजह से करीबन एक महीना से स्टे होम का है, बट फिर भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और न्यू जर्सी में करीबन 25,000 लोगों की भी मौत होने की संभावना है अगर ये लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है। मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाएगा उससे लगभग 25,000 लोगों को आहत होने का खतरा है, और मुश्किल में वो फंस सकते हैं, सो दैट कि ये लॉकडाउन कड़ाई के साथ किया जाना चाहिए। यू आर सजेस्टिंग दिस मनोज जी? जरूर, क्योंकि लॉकडाउन न्यूयॉर्क में नहीं है, और न्यूयॉर्क में 20,000 से ऊपर लोग की मौत हो चुकी है। तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ऐसा है कि लोग न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क काम पे जाते हैं, उनके बिजनेस के लिए जाते हैं, जैसे मैं भी हर रोज जा रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हो, न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उसकी वजह से लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है। मनोज जी, आपने जिस बात का जिक्र किया न्यूयॉर्क से, तो न्यू जर्सी में आप हैं, न्यूयॉर्क आप जाते हैं काम पे, और हमारे साथ इस वक्त जो नंदा साहब हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो नंदा साहब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। नंदा साहब जुड़े, मैं उनसे साझा करूं, लेकिन मैं इससे पहले मनोज जी आपसे जानना चाहता हूं कि अमेरिका ने कंप्लीटली लॉकडाउन क्यों नहीं किया फुली? जब मालूम था, अनुभव था, इटली देख चुके थे, स्पेन देख चुके थे, तो अमेरिका ने फुली कंप्लीटली लॉकडाउन क्यों नहीं किया? ये हम सारे लोग भी जानना चाहते हैं, और उसका फायदा भी क्या था, अगर करते तो क्या फायदा होता, ये आम भारतीय जो है जानना चाहता है। मनोज जी। नहीं, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इज सच के इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द कंप्लीट लॉकडाउन इन अमेरिका, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ मेल्टिंग पॉट, राइट। यहाँ पे काफी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, काफी जगह से लोग आ रहे हैं, काफी बिजनेसेस जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि लॉकडाउन करने से
काफी असर होगी इकोनॉमी के ऊपर, जो उसको रिवाइव करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उनका ये मानना है कि लॉकडाउन करो बट लेकिन स्टे एट होम करके वॉलेंटरी ऑर्डिनेंस पास करो, ताकि जब जरूरत है एसेंशियल चीज की तो वही लेने के लिए आप बाहर जाओ, वरना बाहर न जाओ। जो भी करना है वो घर से करो। जी, मतलब तो वॉलेंटरी मतलब मैं बता दूं कि स्वैच्छिक आप करें, आप घर से बाहर ना जाएं, ये स्वैच्छिक है। जैसे हिंदुस्तान में सरकार ने कहा कि नहीं, स्वैच्छिक नहीं, आपको घर में रहना है, अगर आप बाहर आए तो आपके खिलाफ सख्ती होगी। लेकिन अमेरिका ने आपने कहा कि बिजनेस हब है, ट्रेड होता है, इसलिए कंप्लीटली लॉकडाउन यहाँ पे पूरी तरह से बंद करना शायद संभव नहीं था, लिहाजा इसी वजह से कुछ नुकसान भी हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ, यानी 22,000 से ज्यादा मौतें हैं। मनोज जी। करेक्ट, बात एकदम सही है। उसकी वजह से मौत ज्यादा हुई है। और यहाँ के जो हमारी कंट्री के जो सबसे बड़े डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन पहले हो चुका होता था तो उसकी वजह से थोड़े कम लोग मरते थे, पर अभी उसका तो कोई हाल नहीं है। जो हाल है वो अभी है कि उसको जो अभी गवर्नमेंट ये चाहती है कि कंट्री खोल दो। मनोज जी, हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है? क्योंकि अमेरिका को लेकर हम लोग की एक दिमाग में एक धारणा रहती है, अमूमन हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका में सब कुछ परफेक्ट, सारी चीजें बेहतर, एक एडवांस कंट्री। लेकिन हॉस्पिटल्स की न्यूयॉर्क की, मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूं, न्यूयॉर्क से बात करना चाहता हूं, लेकिन न्यू जर्सी में आप मौजूद हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कंडीशन है, क्या हॉस्पिटल्स की कंडीशन है? नहीं, हॉस्पिटल की कंडीशंस भी बहुत बुरी है, इन द सेंस कि वहाँ पे भी जगह कम है और उनको मास्क नहीं मिल रहे हैं, उनके पास पीपीई नहीं मिल रहे हैं, उनको वेंटिलेटर्स कम है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो वॉशिंगटन डीसी से उनको वेंटिलेटर्स और मास्क वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ, बिकॉज इसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज, ये बातें आप सोच रहे होंगे भैया जी मैं आज हम क्यों कर रहे हैं, मैं इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका एक समय एक जगह है, एक जगह इटली है जहां से अंकित जी मौजूद हैं, मनोज जी न्यू जर्सी से मौजूद हैं। ये वो उदाहरण है ये दुनिया के जो कि सर्वोत्कृष्ट हैं, यानी जहां तक हेल्थ सर्विसेज की मानी जाए बात, ये वो कंट्रीज हैं जिन पे आप कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता। आप मनोज जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की स्थिति इतनी खराब है कि वेंटिलेटर्स नहीं है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, अंकित अभी इटली में थे, सेकंड माना जाता है WHO की रेटिंग्स के हिसाब से दूसरे नंबर की स्वास्थ्य सेवा वाली स्थिति है। तो ये वो जगह है जहां पे जरा सी ढिलाई आपको मौत की तरफ ले जा सकती है। उसका उदाहरण सामने दे। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे? जी मनोज जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो जो टेस्टिंग किट जो अवेलेबल की है, उसकी वजह से काफी लोगों को टेस्टिंग से पता चला है कि उनको कोविड-19 का अफेक्शन हुआ है। तो उसकी वजह से उनको ये वेंटिलेटर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है जब वो नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि मोर टेस्टिंग यू डू, मोर वेंटिलेटर्स एंड स्टफ दैट यू नीड, राइट। सो उसकी वजह से कंट्री के पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा लोग बाहर आ रहे हैं कि जिसके वो कोविड के असर हो चुकी है। तो उसकी वजह से हमें वेंटिलेटर्स की काफी जरूरत पड़ती है। मनोज जी, अभी बात हो रही थी, मैं न्यूयॉर्क में किसी से बात कर रहा था, मैं कोशिश करूंगा उनसे जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि एक एथलीट बहुत अच्छे खासे हंसते खेलते और बात करते करते उनको हुआ, उसके बाद वो ठीक हुए, फिर गए, फिर वापस आए और हंसते हंसते एकदम बहुत इत्मीनान के साथ बड़े सामान्य से लग रहे थे। उसके बाद कोरोना वायरस के चपेट में आए और मौत हो गई। तो ये घटनाएं न्यूयॉर्क में हो रही हैं, न्यू जर्सी में जहां पे आप मौजूद हैं वहां हो रही हैं, और बेहद दुखद है ये। हाँ जी, बहुत ही दुखद चीज हो रही है ये। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए है। सबक है। उमेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं न्यू जर्सी से सीधे गाजियाबाद की तरफ रुख करता हूं। उमेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। नमस्कार। हेलो। जी उमेश जी बोलिए। जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। अच्छा, मेरा तो एक है लॉकडाउन के ऊपर कि ये जो है जो इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं जी, वो फैक्ट्रियां कुछ खोली है, लेकिन पूरे एहतियात के साथ कि आदमी वहीं रहे, बाहर ना निकले। आप कह रहे हैं फैक्ट्रियां खोली जाएं? फैक्ट्रियां नहीं जिसमें ऐसा इंतजाम है कि वो बंदे आए तो बाहर ना जाए, वो ऐसा इंतजाम होना चाहिए जी। वही फैक्ट्रियां सिर्फ चलें, वही फैक्ट्रियां चलें जो जिसमें एक बार आप एंट्री लें उसके बाद वापस ना आए,
जी मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेंगे क्योंकि वो तो दुनिया में कैसे मुल्क में से संबंध रखते हैं जहां पे अमेरिका, जहां पे कहीं सूरज ढलता ही नहीं, जहां तक ट्रेड की बात करें। तो ये एक्सपीरियंस क्या अमेरिका के कैसे रहे कि अगर फैक्ट्री में एक बार जाएं और फिर वापस ही ना आए और बहुत जरूरी एसेंशियल उसमें रहें? तो मनोज जी इसको कुछ इस पे इसको ऐसा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हो सकता है? ये जो कोरोना वायरस की असर नहीं हुई है उस जगह पे जो अगर आप लॉकडाउन खोल दो और वहां पे अगर आप ट्रेड चालू करो, लेकिन उसका ये है कि वहां से कोई आदमी बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अगर उस हिसाब से करने जाओगे तो ये मुमकिन है, अदरवाइज ये नामुमकिन है। बिकॉज क्या होगा कि अगर तुमने ट्रेड का भी चीज का भी इधर उधर कर दिया तो बॉक्सेस में या तो तुम्हारे जो मटेरियल्स है जहाँ पे आप गुड्स और वगैरह सप्लाई करते हो उसमें भी मतलब उसका अफेक्ट होना बहुत चांसेस है। तो लॉकडाउन तो बेशक खोला जाएगा बिकॉज अगर ये समझो कि ट्रेडिंग में करना है तो, बट उसकी वजह से थोड़ा सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सावधानी को। और इस खासतौर से मेरे मुल्क में जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसमें किस तरह से अभी तक तो बड़ी सावधानी रखी गई, लेकिन आज जो केसेस आए हैं उसमें मैंने भी देखा जब आंकड़ा, तो सच बताएं बड़ा दुख हुआ। 905 केस हैं 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर 51 मौत हैं। लेकिन मैं फतेहपुर, एक छोटी सी जगह है कानपुर और इलाहाबाद के बीच में, एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी हेलो जी, नाम बताइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है साहब। क्या काम करते हैं आप? जी राम। मैं सिलाई का काम दिल्ली में करता हूँ साहब, 1 महीने से घर बैठा हूँ जी। मेरे साहब बाहर जाओ तो कोरोना का डर और पानी भर के लाना पड़ता है साहब बाहर से। पानी क्यों? घर में पानी नहीं? आप बताइए पहले, फतेहपुर में कहाँ से बोल रहे हैं, पहले बताइए अपनी जगह। फतेहपुर में खजुहा गांव है, खजुहा गांव से बोल रहा हूँ साहब। खजुहा गांव से? हाँ साहब। तो क्यों आपके पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? पानी की व्यवस्था नहीं है साहब, दूसरे के यहाँ से लाना पड़ता है, वहाँ 4-6 लोगों की भीड़ होती है साहब। और खाने की क्या स्थिति है राम जी? खाने को तो राशन मिल जाता है साहब, लेकिन होली पे आया था गांव तो मेरा बरसात से घर गिर गया साहब। ओहो, फिर क्या? फिर साहब दिल्ली में सभी लोगों से 2-2 हजार रुपए लेके इकट्ठा करके घर बनवाया, लेकिन अब वो भी नहीं बन रहा साहब। अच्छा राम जी ये बताइए, भोजन की तो व्यवस्था है ना गांव में सबके लोगों के पास? आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, खजुआ गांव फतेहपुर से बोल रहे हैं साहब। खाने की व्यवस्था यह है, अभी तक तो चल रहा था, लेकिन आगे लॉकडाउन बढ़ा तो अब बहुत मुश्किल होएगी। देखिए मैं राम जी मैं बताना चाहता हूं आपसे कि स्थितियां बड़ी खराब हैं। चाहे न्यू जर्सी से बात कर रहा हूं, एक जने साहब हमारे साथ इटली से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि बहुत स्थितियां खराब हैं, विकट स्थिति में है। 24 घंटे में 51 मौतें हुई हैं, 905 का आंकड़ा है। प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे, वहां से फैसला होना है। लेकिन मैं जानता हूं राम जी, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या एसडीएम अवेलेबल है राम जी? लगता है कनेक्टिविटी कट गई मेरी। जी मैं आता हूं, लेकिन मैं एक ना कहना चाहता हूं, फतेहपुर के खजुआ गांव से बोल रहे थे राम, और इनकी समस्या में फोन कट गया। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से इनसे फोन करके बात करें। एसडीएम साहब से मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऑफिस को कहना चाहता हूं कि प्लीज ये खजुआ गांव फतेहपुर और उनके एमपी जो हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये वो तरीका है जिससे मैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बात कर सकते हैं। प्लीज हेल्प, जहां तक जितना भी हो वहां तक पहुंचे। खाने की तो उन्होंने कहा कि स्थिति है, लेकिन मैं उनसे अगला सवाल यही पूछना चाहता था कि फसल को लेकर क्या स्थिति है, गांव की फसल जो खड़ी है उसको लेकर क्या था। बहरहाल फोन कट गया, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ इलाहाबाद से हैं। जी गौरव जी बोल रहे हैं। प्रतीक जी नमस्कार। प्रतीक जी। जी नमस्कार गौरव जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। जी बताइए। घर में ही बंद हूँ। घर में ही रहिए। घर में ही हूँ। बीबी बाहर नहीं निकलने दे रही है। समस्याएं बहुत सारी हैं, बाहर की समस्या है, घर की समस्या के बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। नहीं। बहुत विश्वविद्यालय में पढ़ता था,
हॉस्टल में रहता था, बहुत सारी चीजें 15-20 साल पहले करी थी। अब जो है वही चीजें फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों के साथ में समय दे रहा हूँ, खाना पकाना जो है बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहा, बर्तन भी मांज रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है जिस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं उस तरीके से लग रहा है कि घर में पोछा भी लगाने का काम अब शुरू करना पड़ेगा कल से। बहुत अच्छा, मुझे भी आपने जब कॉल किया तो मेरे चेहरे पे भी थोड़ी मुस्कान आ गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गालिब का एक शेर है, उसकी एक लाइन ये है कि दर्द से हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो कभी कभी मुस्कुराहट है जो कभी कभी नंदा साहब जुड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है न्यूयॉर्क से। जी नंदा साहब, मुझे कॉल आ रहा है। नंदा साहब कैसे हैं? न्यूयॉर्क से। गौरव साहब मैं आपसे पास आता हूं, लेकिन पोछा लगाना सीख लीजिए, अच्छा रहेगा, जरूरी है। लेकिन न्यूयॉर्क से नंदा साहब जुड़ रहे हैं, मैं नंदा साहब से सीधे बात करना चाहूंगा। ओहो, कनेक्टिविटी फिर से लॉस है। गौरव जी जुड़े हैं या चले गए? गौरव जी, जी तो स्थितियां जो हैं ये हैं कि लोग घर में रह रहे हैं, घर में भी रह के थोड़ा सा कुछ ऊब रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें कर रहे हैं। मैं गौरव साहब जी, मेरी तो कोशिश यही है कि आप घर में रहें, और क्योंकि ये स्थितियां जो मूल्यांकन जैसा कि मनोज जी बता रहे थे अभी कि बहुत अच्छी नहीं है। वो न्यू जर्सी में थे और न्यू जर्सी से जुड़े थे हमारे साथ। अंकित जी हमारे साथ इटली से जन बने हुए थे। तो स्थितियां तो बड़ी ठीक नहीं है, विकट हैं। पूरी दुनिया की अगर बात करें, जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन आप हमसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर जो मैं आपको नीचे लगातार दे रहा हूं, उस पर आप मुझसे संपर्क करके अपनी बात अपनी साझा कर सकते हैं। रायपुर से अशोक जी आए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अशोक जी और अंकित जी को, जिनको आप देख रहे हैं, ये आप इटली से हैं लेकिन रायपुर से जुड़ रहे हैं। जी जी, अशोक भोजनी बोला रायपुर से। नमस्ते प्रतीक जी। नमस्ते साहब, नमस्ते नमस्ते। सर जी, ये लॉकडाउन में हम सब तो घर पे ठीक है, लेकिन जो गरीब बेचारे मजदूर लोग गांव में हैं, उन्हें बहुत एक लोगों को तकलीफ में है। मतलब वो इस कंफ्यूजन में है कि हम घर जाएं, यहाँ हम सेफ नहीं है। हमारे बहुत सारे लेबर्स है, वो सब गांव की तरफ भगते जा रहे हैं, वो बहुत अनसेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और वो स्थिति सबसे ज़्यादा विकट है। हमने देखा, यहाँ दिल्ली में भी देखा, बहुत सारे लोग अभी दिल्ली में जब आश्वासन दिया गया तो रुके भी हैं। और ये विकट स्थिति है निश्चित तौर से कि आखिर खाने को लेकर मैंने सबसे पहले आज जब प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने ये कहा कि ये सवाल हैं, तो इस सवाल के एवज में ये सवाल भी निकल के आएगा कि रोटी का क्या प्रबंध कर रहे हैं आप, रोटी हमारे तक कैसे पहुँचेगी, इसका क्या प्रबंध कर रहे हैं। कोशिश करी जा रही है, वहां तक पहुंचाने की भी करी जाएगी। हम प्रोग्राम के आखिर में बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे। तमाम सारे लोग जो हैं निकल के आए भी हैं, फूड पैकेट्स का इंतजाम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, और सबसे विकट सवाल यही है कि इस समस्या से कारगर तरीके से कैसे निपटा जाए। बगल में जो अंकित मौजूद हैं वो इटली में है, जहां पे 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और आप अंदाजा लगाइए, इटली जैसा छोटा सा मुल्क, लेकिन दुनिया में दूसरे नंबर की स्वास्थ्य सेवाएं, और क्या स्थिति है। तो ऐसे में जो अनुभव है उसको अभी कुछ देर पहले अमेरिका से, न्यू जर्सी से साझा कर रहे थे मनोज जी। लेकिन एक कॉलर और है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमन जी। जी रमन जी, कानपुर से। हेलो जी, कानपुर से बोल रहा हूँ, रमन पांडे जी। नमस्कार साहब, रमन जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि जैसे भी राम कुमार जी राम की बात कर रहे थे फतेहपुर से। जी 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 सर, कानपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए जी, मैं कह रहा था कि अगर एक खाना एक बार को ना भी मिले, लेकिन जो कोरोना से बचना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जैसे अमेरिका में हो रहा है, मनोज जी को सुन रहा था, अमेरिका में बोल रहे थे, ठीक है, तो खाना कोई रह सकता नहीं, तो पानी पी करके भी 2-4 दिन आदमी रह सकता है, लेकिन कोरोना से लड़ना बहुत जरूरी है। इस समय लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल। मैं आपकी बात, आपका मैसेज मैंने लिया। रमन जी हैं जो खानपुर हैं, दिल्ली के खानपुर से बात कर रहे थे और अपना अनुभव साझा कर रहे थे। मेरा भी यही मानना है। मुझे मालूम है कि आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम अनरीजनेबल हैं। नहीं साहब, मैं बिल्कुल नहीं। आप हमारे साथ रहेंगे, यकीन मानिए हमारा और आपका संबंध जो है दूध और पानी का है। हमने ईमानदारी के साथ ये बात कह रहे हैं। आप अगर नहीं होंगे ना तो मेरा कोई वजूद नहीं है, और आप तभी होंगे जब इससे लड़ने के लिए आप शिद्दत के साथ, बहुत मजबूती के साथ खड़े घर के अंदर नजर आएंगे, घर के बाहर भी नजर आएंगे। बाहर मतलब ये कि आप जब बाहर नहीं निकलेंगे, ये चीजें कैसे होंगी, कैसे टैकल होंगी। रोजी रोजगार, रोटी, उद्योग, धंधा, ये सारे सवाल हैं अपनी जगह। लोग कहते हैं कि अगर कोरोना से बच भी गए तो इससे मर जाएंगे। नहीं साहब, मुझे मालूम है इस देश ने बड़े संकट देखे हैं,
हम लड़ेंगे और लड़ने का कोई रास्ता भी निकालेंगे। ये नंबर जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप लगातार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए ये नंबर अब खोलेंगे। अब भैया जी कहीं में आप सीधे हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम अगले हिस्से में जाएंगे इस प्रोग्राम के, लेकिन फिर हम दूसरा हिस्सा जो तीसरा हिस्सा है, इस तरह से हिस्सों में हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी वक्त छोटे से ब्रेक। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अपने अगले सेगमेंट में है भैया जी कहीं में, जिसमें हम बात करेंगे दो बड़े नेताओं से जो कि देश से संबंधित सवाल पूछेंगे, कांग्रेस और बीजेपी। कोई बहस नहीं, किसी तरह का कोई डिविएशन नहीं, कहीं कोई भटकाव नहीं, सीधे सवाल सीधे जवाब। दरअसल मैं बताऊं, कभी कभी होता ही है कि मैं एक छोटा से सिर्फ 5 सेकंड लेना चाहता हूं। कभी कभी मन में कुछ चीज अटक जाती है तो उसे कहना जरूरी है, उसको शेयर करना जरूरी है। ऐसा ही हुआ, राम जी का जो फोन आ रहा था बीच में वो कनेक्ट हो गया। राम जो फतेहपुर से थे और उनका गांव तो मैंने नोट कर लिया था, खजुआ गांव से। कभी कभी अटक जाती है बात, वो अपनी शायद बात पूरी नहीं कर पाए। मैं कोशिश करूंगा, राम जी अगर मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हो तो मैं आपसे कोशिश करके अपने जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वहां पर आपका नंबर जरूर आ गया होगा, मैं जरूर आपसे फोन करूंगा और हालचाल जानूंगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ हैं उस सेगमेंट में मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। सिर्फ 2 लोग, और 2 लोग वो लोग जो राजनीति को बेहतर समझते हैं और राजनीति से साथ साथ देश को बेहतर उसकी नब्ज को जानते हैं, वो दोनों का तारुफ कराते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, कुछ देर बाद जुड़ेंगे। शाहनवाज साहब थैंक यू सो मच। आज भैया जी कहीं में मैंने थोड़ा सा फोन लाइन खोल दी जिससे कि लोग अपनी बात कह सकें और बातों से जुड़ सके, क्योंकि ये प्रोग्राम का नेचर और टेम्परामेंट यही है। और जब लोग दुख में होते हैं तो भैया जी को ही तो याद करेंगे, लोग क्यों नहीं फोन करेंगे आपको। भैया जी तो आपके कार्यक्रम में आया कम हूँ, लेकिन मैं कभी मिस नहीं करता आपका जो अंदाज है, आपकी जो बातचीत है और पब्लिक कनेक्ट जितना है, क्योंकि स्टूडियो का प्रोग्राम नहीं, आप तो जमीन पे उतर कर सड़क पर करते हैं प्रोग्राम। और अभी ठीक है, कोरोना के दौर में आपको वो दुश्वारी है, लेकिन जनता के भैया जी आप ही हैं। शाहनवाज भाई थैंक यू सो मच। बहुत लंबा संपर्क आपसे, बहुत लंबे समय से मैं आपको जानता हूं, आप परिचित हूं। मैं सच तो यह है कि यकीनन मैं शो तो करता रहता हूं, मैं आपसे अभी शो करूंगा, आपके आलोक शर्मा जुड़ते ही मैं आपसे प्रश्न करूंगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ईमानदारी से आपसे आज शेयर करना चाहता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि एक, चाहे वो राम हो जो फतेहपुर से खजुआ गांव से फोन कर रहे थे, वो एक शख्स हो और उससे जुड़े चाहे 100 लोग हो उस गांव के, वहां तक राहत पहुंच जाए। मैं छोटा सा ही वो क्या पूरे रामचरितमानस में, रामायण में एक किस्सा है ना कि गिलहरी बस वो रेत में डूबती है और जाके समुद्र में उसको नहा लेती है। चाहे मेरा वही प्रयास हो, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है। शाहनवाज भाई जी नहीं, ये कोशिश सबकी करनी है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि हर कोई कर रहा है। जैसे मैं भी कर रहा हूँ, जितने सांसद अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोग भागलपुर से, अररिया, किशनगंज से, कहीं से भी फोन करते हैं। तो जितना हमारा संबंध है, संपर्क है, उस जगह बताते हैं, लोगों की मदद जितना कर सकते हैं करें। और बहुत सामाजिक संगठन है। देखिए, बहुत लोग बड़ी सियासी पार्टियां मिस कर रही होंगी। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हर बीजेपी के कार्यकर्ता को पहले 5 लोगों को खिलाना है तब खाना है। तो ऐसे हम 5 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं इस तरह। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, कई सामाजिक संगठन है, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चर्चा में कई लोग तो चर्चा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन काम बहुत कर रहे हैं। कई लोग गरीबों को खिलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के दुख बांटने का काम कर रहे हैं। ये कोरोना में जो भारत की एक छवि है, भाई बहस तो बहुत हजारों लाखों की संख्या में आपने की होगी, मुझे भी मौका मिला है कुछ 100 करने का। लेकिन मैं शाहनवाज भाई आज जानना चाहता हूं, जब तक आपके कांग्रेस के सामने मुखातिब होते हैं, मैं उससे मौका है और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका मिल गया मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि क्या ये जो बड़े लोग हैं और ये जो बहुत दूर दूर अच्छे कोठियों में बैठे हुए लोग हैं,
क्या मजदूरों का भी किसी ने रायपुर से सवाल पूछा था कि क्या हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारी रोटी की चिंता हो रही है, हमारा और कुछ लोग जो मिडिल क्लास जो काम करने वाले हैं, सरकारी नौकरी में है, उसके बाद भी वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। लोग कह रहे हैं कि क्या ये जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये कहीं छटनी तो नहीं शुरू कर देंगे। तमाम दिमाग में सवाल हैं। हालांकि सवाल ये होना चाहिए कि हम सुरक्षित रहें पहले, लेकिन लोगों के दिमाग में आ रहा है ये सवाल। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जान भी है और जहान भी है। तो कल जब प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करेंगे तो बहुत सी चीजों के बारे में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कोरोना वायरस के इस पूरा जो प्रकरण हुआ उसमें 3 लोगों की छवि अलग दिखी है। जिसको लोग मकान नहीं देते किराए पे, मैं भी जब मकान लेने गया तो पॉलिटिशियन, पुलिस और पत्रकार, ये 3 P हैं। तो पत्रकार जान हथेली पर लेकर कई जगह मेरे कई पत्रकार मित्र हैं, आपको पता है मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना प्रवक्ता हूं, तो बहुत पुराने भी पत्रकार लोगों से एक पुराना संबंध रहता है। कई लोग तो पत्रकार की गाड़ी में जाकर लोगों की मदद की। पुलिस वाले खाकी वर्दी में फरिश्ते के रूप में उभरे हैं, और जो खादी वाले हैं उन्होंने भी जो इस दुख की घड़ी में अपना रोल अदा किया। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले बैठक होती थी जब तय होता था, अब तो रोज पदाधिकारी की बैठक होती है, रोज मॉनिटर होता है आज कितने खाने पहुंचाए, कितना कच्चा खाना पहुंचाए, कितने मास्क पहुंचाए। यानी दिन भर फुर्सत नहीं है। मैं आपसे अभी भी बात कर रहा हूं तो कई फोन बीच में आ गए, कहीं दुश्वारी है, तो जो लोग नंबर जानते हैं वो फोन करते हैं। तो और जो लोग नौकरी है, जिनका मान लीजिए छोटा बिजनेस है, व्यापार है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है, भारत के लिए भी मुश्किल है, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास एक आलोक शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत अच्छी बात हो गई। शाहनवाज जी आपसे मैं जुड़ गया, और डॉक्टर रोमिल टिक्कू भी हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया डॉक्टर रोमिल टिक्कू। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, खासतौर से आलोक जी। मैं बगैर वक्त गवाए सवाल आपसे शुरू करता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा निकल गया है। सवाल यह है, कपिल सिब्बल साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा मोदी जी राजनीति एक रियलिटी शो है, सिर्फ लाइट एंड साउंड का शो नहीं। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन किया जाएगा, हमें सूचित करें, देश के गरीबों को नगद 5,000 रुपए तक पहुंचाया जाए, सभी मेडिकल स्टाफ की रक्षा हो, प्रवासियों की मदद करना, प्रवासी यानी भोजन आदि की। और चौथा उन्होंने कहा कि महामारी का सांप्रदायिकरण रोकें। आलोक जी इसमें कुछ जोड़ना चाहें जोड़ें, फिर उसके बाद सीधा सवाल शाहनवाज जी से। देखिए, मैं समझता हूं प्रतीक भाई कि जिस तरह से अभी तक पिछले 15 दिन गए हैं पूरे देश ने, और कांग्रेस ने पूरी तरह से मोदी जी के जो भी आह्वान हुआ उनका, उसमें पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने सपोर्ट किया है, और आगे भी पूरी तरह से कांग्रेस सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से महामारी अब चारों तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, तो जहां जहां पर कमियां हमें नजर आएंगी, स्वाभाविक है कि हम उसके ऊपर एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम वहां पर सवाल जरूर उठाएंगे। अब जहां तक आज कल की बात है कि कल के बाद क्या क्या होगा, तो आज चर्चा उसी बात पर है कि कल के बाद किस तरह से केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। 2-3 फ्रंट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी मानती है कि भाई किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा आज भी पूरा सपोर्ट है, कल भी पूरा सपोर्ट रहेगा। अब बात आती है कि मेडिकल फ्रंट पे क्या क्या होना चाहिए। केंद्र सरकार से, मोदी जी से या स्वास्थ्य मंत्री साहब से हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी टेस्टिंग किट्स हैं और किस तरह से पीपीई का इंतजाम किया जा रहा है, और किस तरह से भीलवाड़ा मॉडल जिस तरह से रहा उसमें हम आगे क्या काम कर सकते हैं। आज सिचुएशन ये है कि लोगों की जान को भी बचाना है, और साथ के साथ जो इकोनॉमी का जो पहिया है उसको भी कहीं ना कहीं। शाहनवाज जी सीधा सवाल सीधा जवाब। शाहनवाज जी जवाब। नहीं, दिक्कत ये है, आलोक जी ने बात अच्छी कही, कांग्रेस भी कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, लेकिन ये बातें हैं, बातों का क्या। आप तो कह रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आलोचना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किट कितना पहुंचा, पीपीई कितना पहुंचा। अरे साहब, जितना पहुंच सकता उतना पहुंचा। सरकार ने जो कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या हम उसको दफ्तर में लेकर बैठे हैं पीपीई किट को? क्या हम उन चीजों को पहुंचा नहीं रहे? सवाल ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमने ये कहा, आलोक जी अभी आपके आने से पहले, कि हम हर कार्यकर्ता 5 लोगों को भोजन करा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि कांग्रेस की अध्यक्ष जी ने आपको क्या निर्देश दिए हैं? क्या कहीं भोजनालय, कहीं लोगों को, गरीबों को मदद का, या सिर्फ बयान करेंगे, या ट्विटर पर ही रहेंगे? ट्विटर से बाहर क्या कर रहे हैं हम लोग? आप भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, अन्य राज्य में जो ध्यान रखा जा रहा है
उसको राजनीति की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? आलोक जी सीधा सवाल जवाब, आलोक जी जवाब। राजनीति की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। प्रतीक भाई, शहनवाज भाई केंद्र में मंत्री भी रहे, क्या केवल बीजेपी का ये कह देना कि 5 लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, क्या ये अपने आप में काफी है? मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए हर फसल जो है पकी हुई खड़ी है, क्या मोदी साहब ने पिछले 2 वक्तव्यों में एक शब्द भी किसानों के लिए बोला? क्या इकोनॉमिक फैक्टर के लिए एक शब्द भी बोला? आम की फसल महाराष्ट्र में खड़ी है, पूरे उत्तर भारत में गेहूं की फसल खड़ी हुई है, मंडियों में क्या काम होगा, कैसे होगा, क्या उसका कोई किसी तरह का खाका प्रस्तुत किया गया? मैं जानना चाहता हूं कि लगभग 18,000 ट्रक सड़कों पर खड़े हुए हैं, केंद्र सरकार बताए भाई उनको आगे कैसे लेकर जाएंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का भट्टा बैठने को चला जा रहा है, लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी साथ खड़े हुए हैं। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि एग्रीकल्चर के फ्रंट पर हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट पे एमएसपी नहीं मिल रही है। एफसीआई के लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, जरा बताएं। जरा 5 लोगों को खाना खिलाकर एफसीआई से आप शाहनवाज जी जवाब, जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। शाहनवाज जी जवाब, शाहनवाज जी जवाब मैंने तो अपनी पार्टी की तरफ से कहा, एग्रीकल्चर सरकार जो शाहनवाज जी जवाब देंगे। सामूहिकता में है, जो सरकार कदम उठा रही है। प्रदीप जी मुझे कहेंगे तो मुझे 8-10 मिनट लगेगा पूरा बताने में। कोई सेक्टर नहीं है, गरीब कल्याण के लिए पूरा पैकेज दिया है, 15,000 करोड़ तो स्वास्थ्य में दिया है, 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है गरीबों को, जो गरीब कल्याण के अंदर 5,040 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की। आप ये देखिए कि जो 2.98 करोड़ जो वरिष्ठ नागरिक हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि उनके खाते में डालने का काम किया। 8 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत हम लोगों ने उसमें पैसे पहुंचाने का काम किया। 15,000 रुपए प्रति माह कम से कम सैलरी वाले को 78.74 करोड़ लाभार्थी को के लिए हमने ईपीएफ में 3 महीने का 4.0 करोड़ दिया। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे कहेंगे, मैं आलोक जी का जवाब देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। 20 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते में महिलाओं को हमने उसमें पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। हमने आलोक जी, मैं कह रहा हूँ मनरेगा की जो मजदूरी है 20 रुपए से एक मिनट भाई, एक प्रधानमंत्री किसान निधि की बात की उन्होंने, वर्तमान में उसमें डालने का काम किया। आलोक जी, प्रधानमंत्री कृषि निधि की बात की है प्रतीक भाई। हाँ जी, वेबसाइट के ऊपर 20,000 से ज्यादा कंप्लेंट पड़ी है, कोई अधिकारी उसको मॉनिटर क्यों नहीं कर रहा? देश का सौभाग्य कि इतना बेहतरीन प्रधानमंत्री मिला। आलोक जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि नेता तो मुझे पार्टी के तौर पर मोदी जी मिले, आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। इसलिए पूरी दुनिया जिस पर गर्व कर रही है, आप उसकी आलोचना में लग गए। प्रतीक भाई, गलत बात है। सुन लीजिए शाहनवाज जी, सुनिए, आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए। मुझे केवल ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री कृषि निधि की बात अभी शहनवाज भाई ने की, उस पोर्टल के ऊपर 20,000 से ज्यादा कंप्लेंट पड़ी हैं। वो कौन ऑफिसर है जो उसको देख रहा है, वॉच कर रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल सीधा सीधा, अरे भाई सीधा सीधा, मोदी जी इतने अच्छे हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। 4-5 दिन के अंदर कीमतें सब्जी की और फल की 4 गुना और 5 गुना बढ़ गई। उसके ऊपर क्या किया है मोदी जी ने, वो भी जरा बता दें। कांग्रेस से अनुरोध है, अरे साहब, पिछले 5-10 दिन के अंदर पीएफ निकल गया लोगों का 25%। लोगों ने अपना पीएफ निकालना शुरू कर दिया है। प्रतीक जी, डॉक्टर पूरे दुनिया में लगातार भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है। भाई जीएसटी की पूरे WHO ने तारीफ की है। और जिस तरह से मैंने 11 कोर टीम बनाई है साहब, 11 कोर टीम बनाई है, घर में रखा के रखेंगे। मुझे केवल ये बता दीजिए शहनवाज भाई कि जीएसटी जो राज्यों का हिस्सा था वो क्यों नहीं मिला अभी तक? अरे भाई, आप आलोचना के लिए आप आलोचना करेंगे। मैंने एक लाइन पूछ सरकार की बताई आपको, आपने ट्रक की बात कही, ट्रक को भी खोला गया। मैंने प्रतीक जी एक बात पूछा, इनसे पूछिए, कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, मुख्यमंत्री इस कोरोना टाइम में गरीबों के लिए कोई भी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अपना आपने कोई भी काम किया है क्या? जरा बताइए देश को। भाई, हम सरकार तो काम कर रही है, पार्टी कर रही है, आप लोगों ने कुछ किया? केवल आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बताइए ना।
हम केवल ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप ये बता दें कि किसानों के लिए पिछले 10 दिन में क्या किया है केंद्र सरकार ने? किया ना, मैंने बताया ना आपको। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया है? अरे भाई ये लीजिए, बता दिया मैंने आपको। नहीं, किसानों के लिए बताया आपको। मैंने कहा जो पोर्टल जिसकी बात कर रहे हैं, पोर्टल पर कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ। विस्ता प्रोजेक्ट को इमीडिएटली स्क्रैप कीजिए। 20,000 करोड़ रुपया जो प्रोजेक्ट पर अलाइंड है, अरे आलोचना, अरे क्या करना है को किस तरह से सोनिया जी अगले की 15 दिन के अलावा 20 करोड़ जो बेरोजगार लोग हो जाएंगे, बेरोजगारी से कैसे निकलेंगे, उस पर बात कीजिए। नेशन वांट टू नो, देश जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर के अलावा और ट्विटर के अलावा प्रधानमंत्री को पत्र के अलावा आलोचना के अलावा कांग्रेस पार्टी ने इस देश के महायज्ञ में क्या आहुति दिया। आलोचना ट्विटर पर आलोचना, पत्र के जरिए आलोचना, मीडिया के जरिए आलोचना। आप लोगों ने तो ये भी कहा कि मीडिया को बंद कर देना चाहिए, ऐड बंद कर देना चाहिए। आपने लिखा था जनाब, ना बोले आपने लिखा ना बोले, आप केंद्र में मंत्री रहे। मीडिया ब्रॉडकास्ट आपने कहा कि कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं जाना चाहिए। आप मीडिया से भी सबसे खिलाफ हो गए। आप लोग ये बता दीजिए, मैं आपको विनम्र होकर पूछता हूँ, बहुत माजरत के साथ पूछता हूँ, बहुत इज्जत के साथ पूछता हूँ, माननीय आलोक जी, ये बताइए, ट्विटर पे आलोचना, पत्र के जरिए आलोचना, मीडिया के जरिए आलोचना, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने इस देश के महायज्ञ में क्या आहुति दी, बता दीजिए। पीएम केयर में आप लोगों ने क्या मदद? सुन लीजिए शाहनवाज जी, सुन लीजिए पीएम केयर के लिए कुछ शाहनवाज जी, सुन लीजिए, आलोक जी बताइए। जवाब दीजिए साहब। देश में एक तरफ इंदौर मॉडल है और एक तरफ भीलवाड़ा मॉडल है, एक तरफ आगरा मॉडल है, तुलना सही नहीं है और एक तरफ जी, ये तुलना सही नहीं भीलवाड़ा मॉडल है। आप बताइए कौन सा महाराष्ट्र का क्या है, किसकी सरकार मॉडल क्या है? दिक्कत ये कांग्रेस की सरकार नहीं है क्या? कोई उत्तर नहीं है तो कंटिन्यू बोलते रहेंगे शहनवाज जी। सर शहनवाज जी, मुद्दों पर बात कीजिए, आज लड़ने का समय नहीं। सर आप ये कह रहे हैं कि इंदौर मॉडल क्या है तो मुंबई का मॉडल क्या है? आप बार बार पूछ रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस लड़ाई जहां पर राज्यों में सरकार, सर बताइए ना, आप अपनी पार्टी का, आपके पार्टी का यश बताइए ना जनाब, आपने क्या किया, कितने गरीबों को खाना बांटा, क्या किया? कितनी पुरानी पार्टी है, 70 साल हुकूमत में रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक 5 लोगों को भोजन नहीं कराते, खुद का भोजन नहीं करते हैं साहब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा जब तक भोजन नहीं करना जब तक 5 लोगों को न जीएसटी का पैसा है वो क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार? मुझे मालूम है ये बहस तीखी है, ये बहस तीखी है। और आप सोच सकते हैं कि मैंने बीच में क्यों नहीं इंटरव्यू किया, मैंने बीच में क्यों नहीं बोला, मैंने जानबूझ के आज नहीं बोला। मैं चाहता था कि तीखे सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे जाएं, तीखे सवाल, तीखे मतलब तीखे जी, तर्क हो, कुतर्क नहीं, तर्क के साथ सवाल पूछे जाएं। आलोक जी सवाल पूछ रहे हैं और शहनवाज जी जवाब दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन भैया जी के कहीं के अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भैया जी कहीं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता लगातार मौजूद हैं, लेकिन आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे जिनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन जो 2 सवाल हैं, जो दोनों के लिए एक सवाल है और मैंने छांटा है जो बीच में बैठे हुए थे, और उसमें ब्रेक में सोनू राम जी हैं जिन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा है। आलोक जी नमस्ते, हम सब आपको देख रहे हैं और आप अपना योगदान दें विपक्ष की तरफ से, और इस समय यही वक्त की मांग है। आलोक जी से ये पूछा है और राधे श्याम जी जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को महामारी की सांप्रदायिकरण को रोकना चाहिए। ये वक्त जो है बहुत मुश्किल और कठिन है, जरूरी लगे तो मीडिया को भी सबक इसमें सिखाएं। शाहनवाज जी आपसे सवाल है जी, पहले आलोक जी दे देंगे जवाब, फिर शाहनवाज जी। जी आलोक जी, हम पूरी तरह से प्रतीक भाई एक जिम्मेदार विपक्ष की बात कर रहे हैं। हमने तमाम जो भी मोदी जी ने जो भी स्टेप लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर अंडर टेस्टिंग होगी और अंडर रिपोर्टिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोकने के लिए घातक होगा। अगर फसल किसान की खड़ी है और केंद्र सरकार केवल ये कहे कि मोदी जी जो बहुत अच्छे इंसान हैं और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, हम सवाल पूछेंगे भाई एफसीआई क्या कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या हो रहा है,
फिर तमाम खबरें आ रही हैं, आम सड़कों पर डाला जा रहा है, संतरा नागपुर में सड़कों पर डाला जा रहा है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। हम पूरी तरह से पूछना चाहते हैं कि जो राज्य सरकारों का जो पैसा जीएसटी का 6 महीने से रुका हुआ है, वो रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। सीएम की मीटिंग हुई, सभी तमाम सीएम के साथ मीटिंग भी मोदी साहब ने, उसमें एक बार भी फाइनेंशियल क्लैरिटी किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नहीं पता है। आप जीडीपी का केवल 0.5% इतनी बड़ी महामारी के लिए खर्च करके कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 15,000 करोड़ रुपया कोरोना के लिए और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़। हम सवाल तो पूछेंगे, लेकिन हम बिल्कुल पूछिए, 101% पूछिए सवाल। सर सवाल नहीं पूछेंगे तो काम ही नहीं बनेगा, सवाल तो जरूर पूछना है। पूछा था जिसका जवाब आलोक जी से कहा था कि आप विपक्ष में रहने के नाते आप क्या कर रहे हैं, इन्होंने जवाब में यही कहा कि हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं बस। और मैं जहां तक हमसे सवाल पूछा गया सांप्रदायिकरण का, देखिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि सबको भोजन कराना है। तो हम ये मानते हैं कि पार्टी के तौर पर भी और देश के नाते भी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखती। जो लोग भी गलती करे वो किसी समाज के हों, धर्म के हों, उन पर कार्रवाई होगी। हमें पूरे देश की चिंता है। नरेंद्र मोदी के चश्मे से पूरा 135 करोड़ हिंदुस्तानी उनको एक जैसा दिख रहा है और हम सेवा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया को खुद ही तय करना है कि उनको किस अंदाज में अपनी बात रखनी है। सरकार का बिल्कुल सही नियंत्रण उस पर नहीं होता। मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार से आप देखेंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी चिंता। वो तो वसुदेव कुटुंबकम की चिंता कर रहे हैं। जी शाहनवाज, बिल्कुल। आलोक भाई, कर रहे हैं, दवा भेज रहे हैं। आलोक भाई मैं जवाब नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे बहस तीखी हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा तीखी हो जाएगी। मैं आलोक भाई, मैं कल मैं जरूर आपसे मुखातिब होऊंगा। मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ शरीक हुए। लेकिन जो अगला हिस्सा है जिसकी तरफ हम रुख करना चाहेंगे, और वो है गौतम गंभीर साहब, सांसद हैं, जाने माने क्रिकेटर हैं और हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब, थैंक यू सो मच जो आपने वक्त दिया, वक्त निकाला। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जब आप घर पर हैं तो क्या वक्त कैसे गुजर रहा है और कैसे आप काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। गौतम गंभीर साहब। गौतम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? गौतम साहब आवाज आ रही है? बोल यार, नहीं तो। गौतम गंभीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या हो गया? मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, टेक्निकल जो हैजर्ड्स हैं उनको दुरुस्त किया जाए और फिर मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक नंबर जो मैंने दिया था आपको, वो लगातार वो नंबर मैं आपको एक बार फिर से फ्लैश कर देना चाहूंगा कि वो नंबर एक बार फिर से फ्लैश किया जाए, जो नंबर मैंने आपको दिया है, जिससे कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। एक ऐसे ही सज्जन है जिन्होंने मुझे अभी कुछ देर पहले मैसेज किया। उन्होंने कहा कि एक मेरा छोटा सा व्यापार है, बैग बनाने का काम करता हूं। प्रतीक जी, ऐसे मुश्किल हालात में मुझे बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा हुआ हूं, क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ ठीक हो पाएगा? सोनू जी, मैं कोई बहुत अर्थशास्त्र का तो कोई विद्यार्थी नहीं हूं, थोड़ा बहुत जो अनुभव है वो आप ही लोगों के बीच में काम करते हुए हासिल किया है मैंने। और तमाम मुश्किल हालात भी ऐसी तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी मुश्किलें मैंने जरूर देखी हैं, उनके बीच से निकलते हुए लोगों को देखा है, उनके उदाहरण से भी मैं वाकिफ हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ सोनू साहब कि समय जरूर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें से निकलने का रास्ता हमें आप सबको मिलकर ढूंढना होगा। आप बैग का बनाने का काम करते हैं और वो बैग बनाने का काम ऊपर वाले ने चाहा तो आपका काम अच्छा चलेगा। आप मुझसे साझा करिएगा कैसे अनुभव के साथ ही से आप गुजरे हैं, बढ़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, और आगे की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। मिलजुल कर करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैं टाल नहीं रहा हूं सवाल को, मैं सवाल पे कॉमा जरूर लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इस सवाल के उत्तर मुझे ही खोजने हैं और आपसे साथ मिलकर खोजने हैं। सोनू जी, तो निराश मत होइएगा, अभी थोड़ा सा जान की हिफाजत करते हैं, बच्चों की हिफाजत करते हैं, बुजुर्गों की हिफाजत करते हैं। हम
जरूर ऊपर वाले ने हम लोग को सब कुछ अच्छा किया। तो जैसा अभी समय गुजरा है, हम थोड़ा सा और समय निकालेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जरूर बढ़ जाएंगे। डॉक्टर रोमिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जो आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। और अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोमिल टिक्कू और एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थवेयर के। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं डॉक्टर रोमिल टिक्कू, और वो ये कि डॉक्टर्स पे भी आज हमने सुना, और मैक्स के तो डॉक्टर्स के बारे में भी खबर आई। इट्स अ हार्ड टाइम, निश्चित तौर से बहुत कठिन समय है। आप कि तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सुरक्षित रहें, लेकिन डॉक्टर्स पे जो आप हमारे फ्रंट लाइनर हैं, तो कैसे, हाउ यू आर टेकिंग इट, कैसे इससे निपट रहे हैं, और जब ये घटनाएं आ रही हैं सामने तो मनोबल क्या है, ये मैं जरूर जानना चाहता हूं। आज कोई मेडिकल सवाल मैं नहीं पूछना चाहता हूं, कैसे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जवाब से बहुत सारे लोग अपने जवाब ढूंढ लेंगे। डॉक्टर रोमिल टिक्कू। देखिए, हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमें तो लड़ना है इस बीमारी से। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो बाकी देश क्या करेगा, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। केसेस तो आएंगे पॉजिटिव। अगर आप लड़ रहे हो जंग में तो कुछ लोग तो जख्मी होंगे। अब जैसे हमारे हॉस्पिटल में कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, वहां पर और कोई पेशेंट आते भी नहीं है। जो ये पेशेंट्स पॉजिटिव आए थे, ये किसी अलग प्रॉब्लम के लिए आए थे, हार्ट प्रॉब्लम के लिए आए थे, और बाद में पता चला कि इनको कोविड-19 पॉजिटिव आई है, बीमारी है। तो जो लोग भी इनके कांटेक्ट में थे, उन्हें हमने वैसे ही ट्रेस कर लिया, कांटेक्ट कर लिया, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उन्हें क्वारंटीन किया गया है। तो ये सावधानियां हमें रखनी होंगी, क्योंकि ऐसी बीमारी, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, कैसे बिहेव करती है। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स, वो फैला सकते हैं इन्फेक्शन। अब ये सबसे हमें मिलजुल के, जुट के काम करना है, लड़ना है। अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स ही डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो देश क्या करेगा। हमें लड़ना है इससे। हम बीमार होंगे, हम ठीक होंगे, हम फिर काम पे आएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, बहुत 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 मजबूती के साथ लोगों तक डिलीवर हुए हैं। आपने बहुत मजबूती के साथ कहा है और लोगों ने उससे साहस भी बढ़ा है। थैंक यू सर। आपको वेट करना पड़ा, लेकिन मैं कुछ हेल्थ क्वेश्चंस लेकर कल या परसों मैं आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। और वो सारे सवाल जो हैं, हालांकि आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आपकी मदद से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। थैंक यू डॉक्टर रोमिल टिक्कू, आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा गौतम गंभीर साहब का, जो कि सांसद हैं और जाने माने क्रिकेटर हैं। सर, कैसा टाइम गुजर रहा है? मैंने यही सवाल पूछा था आपसे कि कैसा घर पे कैसा वक्त गुजर रहा है, और आप कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डील कर रहे हैं और परिवार को कैसे कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। गौतम गंभीर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुश्किल वक्त है सभी के लिए, लेकिन ऐसा वक्त वापस आने वाला नहीं। अगर आप इस लॉकडाउन को नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तो ये लॉकडाउन बहुत मुश्किल नजर आएगा, हर दिन बहुत लंबा दिखता चला जाएगा और शायद बीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें तो अगर आप घर पे हैं, आपके पास मौका है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो चीज़ें करने का जो आपने कभी करी नहीं है। आप अपनी बॉडी पे वर्क कर सकते हैं, अपने फिटनेस पे वर्क कर सकते हैं, आप वो किताबें पढ़ सकते हैं जो आप हमेशा पढ़ना चाहते थे, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। और जहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, देखिए, मैं कांस्टेंट टच पे हूँ और हम चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज्यादा से ज्यादा लोग, जिनको चाहे राशन हो चाहे खाना हो, हर तरीके से उनको सुविधाएं मिले। डॉक्टर्स के लिए पीपीपी किट्स हो या फिर मास्क हो। तो मेहनत जारी है। पिछले 20 दिन से रोज हम नाना करके 6 या 7 हजार पैकेट कुक फूड के और बाकी 5 या 6 हजार पैकेट हम राशन के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। गौतम साहब, आपने मैंने देख रहा था तो मैंने दो चीजें देखी, दोनों ही पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि आपने रिलीफ अपने हिस्से से दिया है, और मैं देख रहा था कि कोई 50 लाख रुपीस आपने कंट्रीब्यूट किए हैं। लोग कहते हैं कि आप कमाते हैं अपने परेशानी के समय के लिए, बहुत गाढ़े समय के लिए, काम आने के लिए, लेकिन ये सच है कि आप मुसीबत के समय में आप आए, आपको जिम्मेदारी भी दी, लोगों ने प्यार दिया, इसलिए आप सांसद भी हैं। तो वो इस पे एक आप शेयर करना चाहेंगे। दूसरा, मैं देख रहा था परिवार के फ्रंट पे आपकी 2 बेटियों, मैंने देख रहा था वो वीडियोस में देख रहा था जिनके साथ आप दोनों छोटी छोटियां हैं, और उन दोनों को मैं देख रहा था, और मैंने वक्त प्रोग्राम में आने से पहले उसको देखा, और मुझे अच्छा लगा कि परिवार के साथ हैं तो बहुत सारा समय उनको भी मिल रहा होगा, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम सारी दिक्कतें, जो परेशानी, उनको भी कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये सवाल। देखिए, पहली चीज तो ये है कि पहले मैं क्रिकेट खेलता था तो वक्त था नहीं घर पे, फिर मैं उसके बाद पॉलिटिकल लाइफ में आ गया तो फिर वैसे ही वक्त नहीं रहा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यही टाइम है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो
गेम्स हो उनके साथ खेलना, या फिर उनको रात को सुलाना हो। आई थिंक सबसे अच्छी फीलिंग है जब आप अपने बच्चों को रात को खुद सुलाते हैं, तो उससे अच्छी चीज हो नहीं सकती। कहानियां सुनाते हैं उनको? स्टोरी बुक्स पढ़ता हूँ। वाह। स्टोरी बुक्स पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे तो मेरे पास सिर्फ क्रिकेट की कहानियां, और वो अभी उनके लिए बहुत छोटी है वो क्रिकेट की कहानियों के लिए, लेकिन उनकी स्टोरी, हाँ जी, तो स्टोरी बुक्स उनके कहानियां सुनाता हूँ। प्लस जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो तो अभी 3 साल की है, तो उनको लंदन ब्रिज चला के सुनाता हूँ, या फिर अपनी गोदी में सुलाना, उससे अच्छी फीलिंग हो नहीं सकती। और तो इसलिए ये टाइम कभी आएगा नहीं, और इस टाइम का मैं सभी से ये मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन को पॉजिटिव तरीके से देखें, और जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप घर से बाहर निकले। अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि नेगेटिव तरीके से देखेंगे, तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आपकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो जाएगी। तो ये वक्त है कि अपनी एनर्जी को वापस लेके आने का और पॉजिटिव तरीके से सोचने का। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पे जो आपके अंदर के ह्यूमैनिटेरियन चीज है, जो आप लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं, सेवा भाव जो है वो आप। मुझे मालूम है गौतम साहब, एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। लोग कहेंगे भी कि भैया जी ने ये नहीं पूछा, मैं जरूर पूछ लेता। मुझे मालूम है, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ फुटपाथ पर, और वो ये कि एक पिता का परिवार के अंदर एक हैसियत होती है, एक रुतबा होता है। रुतबा से मतलब ये उसकी जरूरत होती है, वो वार्मथ जो वो महसूस करते हैं। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूंसी के भी एक तरह से अभिभावक हैं, तो कैसे वहां पे कैसे फीड कर रहे हैं, वहां कैसे स्टोरी टेलिंग है, वहां पे कैसे चीजों को बुना जा रहा है, ये जानना। देखिए पिछले 20 दिन से हमारी फाउंडेशन, जो गौतम गंभीर फाउंडेशन है, हमारी जो वैन है वो रोज एक विधानसभा में और एक वार्ड में खाना बांटती है, फिर राशन बांटती है, दिन रात बांटती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक वक्त पे बांटती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राशन मिले और खाना भी मिला, क्योंकि यही वक्त है कि जब आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, और सेवा भाव से उतरना बहुत जरूरी है। अपने आप को पॉलिटिशियन हटा के लोगों की मदद करने के लिए आगे आना बहुत जरूरी है। चाहे वो लोग हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मेरी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास भी जताया मुझ पे, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि उस विश्वास को पूरा करने का। तो ये थैंक यू सो मच गौतम साहब, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपसे बात करेंगे, लेकिन आज भैया जी में सिर्फ इतना। नेहा पंत मुझे सामने दिख रही आते हुए, मुस्कुराते हुए, और उसी मुस्कुराहट और उसी जोशी के साथ उनका स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा, प्लीज। शुक्रिया आपका प्रतीक, थैंक यू सो मच।